दोस्तों, धीरू भाई को अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए किस्मत से कोई मौका नहीं मिला, बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और अवसर पैदा किए। आज हम उनके फैमिली हिस्ट्री, उनके स्ट्रगल और बिजनेस एम्पायर के बारे में शुरू से जानने वाले हैं। आखिर 10वीं फेल होने के बाद भी उन्होंने बिजनेस में महारत कैसे हासिल की, जिसे अपने खाने का इंतजाम करने के लिए रोड पर पकौड़े बेचने पड़े हों, उसने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर आखिर कैसे खड़ा कर दिया। धीरू भाई के बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है, लेकिन जितनी बार भी हम उनके बारे में जानते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत गुजरात के चोरवाड़ से होती है, जहां 24 दिसंबर 1932 को धीरू भाई का जन्म हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर और मां हाउसवाइफ थी। परिवार की इनकम इतनी कम कि घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। धीरू भाई जूनागढ़ के एक स्कूल में पढ़ाई करते थे और एक एवरेज स्टूडेंट थे, पर लीडरशिप क्वालिटी उनमें बचपन से ही थी। जब वो हाई स्कूल में पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें जूनागढ़ से वापस बुला लिया, क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी और पढ़ाई के खर्च के लिए अब पैसे भी नहीं बचे थे। धीरू भाई अपने परिवार की हालत देखकर फल और नाश्ता बेचने लगे, जिससे कि घर का खर्च चल जाए, लेकिन इस काम में कुछ खास फायदा नहीं था। फिर वह गांव के पास ही एक धार्मिक और टूरिस्ट प्लेस में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिए, लेकिन यह काम भी आने जाने वाले टूरिस्ट पर ही डिपेंड करता था। फाइनेंशियल कंडीशंस और बिगड़ती चली गई। अब उनके पास रमणीक भाई के पास विदेश जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दरअसल रमणीक भाई उनके बड़े भाई थे और खाड़ी देश यमन के एडन में कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे। 17 साल की उम्र में धीरू भाई एडन चले गए, जो कि उस समय लंदन के बाद दूसरा सबसे बिजी पोर्ट था। शुरुआत में वह 300 रुपए महीने पर एक पेट्रोल पंप पर काम किए और फिर बेसी एंड कंपनी नाम की एक ट्रेडिंग कंपनी में क्लर्क की नौकरी करने लगे। धीरू भाई को वहां काम करके मजा आ रहा था, क्योंकि बिजनेस और ट्रेड के बारे में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। और आप उनके कुछ नया सीखने के जुनून को इस बात से समझ सकते हैं कि धीरू भाई अपने कैंटीन के 25 पैसे की चाय छोड़कर पास के एक अच्छे रेस्टोरेंट में 1 रुपए की चाय पीने जाते थे, जिससे कि वह उस रेस्टोरेंट में आने जाने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें सुन सके और बिजनेस की बारीकियों को समझ सके। और इस तरह उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने तरीके से बिजनेस की शिक्षा हासिल की और इतना लगन से काम किया कि सिर्फ 2 सालों में ही उन्हें मैनेजर बना दिया गया। अब चूंकि वो कमोडिटी ट्रेडिंग में काम करते थे, इसलिए उन्हें देश विदेश के लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ता था। खाली समय में इंग्लिश की बुक्स और मैगजीन्स वगैरह पढ़कर अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते थे। धीरू भाई को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आने लगा, लेकिन इसके लिए फंडामेंटल्स की जानकारी जरूरी थी, इसलिए पास के ही एक गुजराती ट्रेडिंग हाउस में वह फ्री में काम करने लगे। दिन भर अपने ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे और ऑफिस के बाद उस गुजराती फर्म में काम करते थे। कुछ ही टाइम में वह ट्रेडिंग का सीक्रेट पूरी तरह से सीख गए। धीरू भाई लोगों के संपर्क में रहते थे और न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह से बाजार के बारे में भी अच्छी जानकारी रखने लगे थे। अब नॉलेज भी था, एक्सपीरियंस भी था, बस कमी थी कुछ पैसों की, जिससे खुद की ट्रेडिंग की जा सके। और इसके लिए वह कुछ व्यापारियों से मिलकर उनसे इस शर्त पर पैसे उधार लेते हैं कि नुकसान होने पर भी पूरे पैसे वापस करेंगे। और उनका अनुमान इतना सटीक था कि वह जिस कमोडिटी में भी पैसे लगाते थे, उसमें मोटा मुनाफा होता था। लोग इसे सट्टेबाजी कहते थे, लेकिन धीरू भाई का मानना था कि ये उनके सालों की मेहनत और कैलकुलेटेड रिस्क का नतीजा था। उनका दिमाग हमेशा धंधे के बारे में सोचता था। वह पैसा कमाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। एक बार तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यमन के सिक्कों में इस्तेमाल की गई चांदी की कीमत सिक्कों से ज्यादा थी। फिर क्या था, वह सिक्कों को मेल्ट करके उसकी चांदी लंदन की एक कंपनी को बेचने लगे और जब तक गवर्नमेंट को पता चलता, वह मोटा मुनाफा कमा चुके थे। 1952 में उनके पिता की मौत के बाद कोकिलाबेन के साथ उनकी शादी हो गई और 1957 में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी का जन्म यमन के एडन में ही हुआ था, लेकिन उस समय यमन में भी माहौल अच्छा नहीं था। अंग्रेजों से आजादी के लिए देश भर में आंदोलन शुरू हो गया था और बाहरी लोग एडन छोड़कर अपने देश वापस जा रहे थे। धीरू भाई को भी अपनी फैमिली के साथ वहां रुकना सही नहीं लगा और वह अपने एक्सपीरियंस, बहुत सारी लर्निंग्स और थोड़े बचाए हुए पैसों के साथ 1958 में हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गए। लेकिन उनके सामने अब चैलेंज था एक नया बिजनेस शुरू करने का। उन्होंने इंडियन मार्केट को जब अच्छे से समझा तो पता चला कि इंडिया में उस समय पॉलिस्टर की मांग सबसे ज्यादा थी और विदेशों में भारतीय मसालों की, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अकेले अपने दम पर कंपनी स्टार्ट कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने कजिन चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर रिलायंस कॉमर्स कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और भारत के मसाले विदेश में और विदेश का पॉलिस्टर भारत में बेचना शुरू कर दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि धीरू भाई ने अपने मुंबई ऑफिस की शुरुआत 350 स्क्वायर फीट के एक कमरे से की थी, जिसमें सिर्फ 2 मेज, 3 कुर्सी और एक टेलीफोन ही था। उनके पास सिर्फ एक एम्प्लॉय थे जो कस्टमर्स को मसालों का रेट बताते थे और पॉलिस्टर खरीदने के लिए ऑर्डर देते थे। 4 जून 1959 को धीरू भाई के दूसरे बेटे अनिल अंबानी का जन्म हुआ। धीरू भाई का बिजनेस अब स्टैब्लिश हो गया था और अब समय आ गया था तेजी से आगे बढ़ने का। वह रिस्क लेना चाहते थे, आसमान को छूना चाहते थे, लेकिन उनके पार्टनर रिस्क फ्री और सेफ बिजनेस के फेवर में थे।
फिर क्या, धीरू भाई को रुकना नहीं था। उन्होंने पार्टनरशिप ब्रेक कर दिया और पैसों के इंतजाम के लिए एक बार फिर मार्केट गए और इस शर्त पर पैसा उठाया कि अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ मैं भुगतूंगा और प्रॉफिट हुआ तो बांट लेंगे। मार्केट में उनकी क्रेडिबिलिटी काफी अच्छी थी, लोग पैसा लगाने लगे और जब लोगों को धीरू भाई प्रॉफिट के साथ साथ बोनस भी देने लगे तो भरोसा और भी ज्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ा, वह अपने भाइयों, दोस्तों और एडन में साथ में काम किए लोगों को भी अपने साथ जोड़ने लगे। अभी तक उनका टेक्सटाइल बिजनेस इंपोर्ट पर ही निर्भर था, लेकिन 1966 में उन्होंने अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की और खुद का प्रोडक्शन करने लगे। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहले से एस्टैब्लिश कुछ ब्रांड्स टेक्सटाइल मार्केट पर कब्जा जमाए बैठे थे और रिटेलर्स एक नए ब्रांड पर आखिर भरोसा भी कैसे करें। तब धीरू भाई अपनी कार में कपड़ा रखकर रिटेल शॉप्स पर जाने लगे और उनको कपड़े देकर रिक्वेस्ट करने लगे कि आप माल रख लीजिए और बिक जाने पर पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें अपनी क्वालिटी और प्राइस पर भरोसा था। धीरू भाई ने इन कपड़ों को विमल ब्रांड के नाम से मार्केट में उतारा था, जिसका नाम आपने भी जरूर सुना होगा। विमल के एग्रेसिव कैंपेन ओनली विमल ने पूरे इंडिया में धूम मचा दिया। दरअसल विमल नाम रखने के पीछे भी एक वजह थी। विमल उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे का नाम था, जिन्होंने एडन में उनकी नौकरी लगवाई थी। धीरू भाई अपने परिवार के साथ मुंबई के भुलेश्वर इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होता रहा और 1973 में उन्होंने अपने बिजनेस को माई नाइलॉन लिमिटेड के नाम से रजिस्टर करा दिया। धीरू भाई अब अपने बिजनेस का विस्तार अलग अलग फील्ड्स में भी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कपड़ों के बिजनेस को रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नाम से अलग कर दिया। अब काम इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी को बीच में ही पढ़ाई छुड़ाकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस बुला लिया। बाद में अनिल अंबानी भी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किए और इंटरनेशनल बिजनेस पर ध्यान देने लगे। 1985 में टेक्सटाइल बिजनेस का ही नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर दिया गया और अब रिलायंस टेक्सटाइल के अलावा पेट्रोकेमिकल, ऑयल रिफाइनरी, टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट और फाइनेंस सेक्टर्स में भी काम करने लगा। और फिर आया साल 2001 जब रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप बनकर सामने आया, जिसका रेवेन्यू 60,000 करोड़ को भी पार कर गया। रिलायंस ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाने के सिर्फ एक साल बाद ही जुलाई 2002 में एक मेजर हार्ट अटैक की वजह से धीरू भाई अंबानी की मौत हो गई और बिजनेस का पूरा दारोमदार उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के कंधों पर आ गई। तो धीरू भाई अंबानी मुनाफे पर ज्यादा ध्यान न देकर अच्छी क्वालिटी के साथ ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते थे, जो आज भी रिलायंस के बिजनेस कल्चर में साफ दिखता है। अपने दौर के कारोबारियों में धीरू भाई सबसे बड़े खिलाड़ी थे, जो लाइसेंस राज में भी अपना काम बड़ी आसानी से निकाल लेते थे। उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके या फिर गलत तरीके से अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन धीरू भाई का मानना था कि अगर दुनिया में हमें बड़ा आदमी बनना है तो हमें 3 चीजों की जरूरत है: पैसा, इन्फ्लुएंस और पावर। और इसीलिए वह अपने काम को किसी भी तरीके से कराने में विश्वास रखते थे। धीरू भाई ने सिर्फ हमें सपने देखना ही नहीं सिखाया, बल्कि उसे पूरा करने का रास्ता भी दिखाया। दोस्तों, रिलायंस ग्रुप की आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।